बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन आपसे दूर रहा और उसकी वजह यह थी कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब मेरी वालिदा इंतकाल फरमा गई और मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा ये देखा है। और मेरी गुजारिश है कि मेरी वालिदा को अपनी दुआ में याद रखिएगा और जिनके वालिदैन हयात हैं, मैं दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि उनकी बहुत खिदमत करें, और जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए या उनमें से कोई एक इंतकाल कर गया तो उनको ज़रूर दुआओं में याद रखें और जितना हो सके उनके लिए इसाले सवाब करें। वालिदा के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं कि ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा दुख मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़िंदगी में इससे बड़ा सदमा मैंने नहीं देखा, तो बड़ा मुश्किल हो गया पिछले चंद दिन ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। और एक वक्त ऐसा भी आया कि दिल चाहा कि बस अब सब कुछ छोड़ दूँ, मगर फिर वालिदा की याद आती है और मुझे याद आता है कि जब भी उनके पास मैं जाता था तो एक सवाल ज़रूर पूछती थी कि वीडियो बनाई है। अगर मैं कहता था अभी नहीं मैंने वीडियो बनाई, ये यूट्यूब चैनल के हवाले से ही, तो इसके लिए हमेशा दुआएं करती रहती थीं और हर लिहाज से दुआएं करती थी। लेकिन जब भी उनके पास जाता था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के पास रहते थे, तो जब उनके कमरे में जाना, उनके पास हाज़िर होना तो कहना वीडियो बना ली है, अच्छा पहले वीडियो बना कर आओ फिर बात करेंगे, और कितनी वीडियोस बनाई हैं, कैसा जा रहा है। तो मैं बताता था अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी ठीक है, तो बड़ी खुश होती थी। तो बस उनको फिर याद किया कि वो जिस तरह हर माँ होती है अपनी औलाद को खुशहाल, कामयाब, तरक्की करता हुआ देखना चाहती है, इसी तरह मेरी वालिदा हर वक्त इसी तरह दुआएं करना और इस तरह पूछना, और सबके साथ इतना प्यार। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ज़रूर उनको दुआओं में याद रखिएगा। एक और चीज़ जो हमारा मौजू इस पर आने से पहले, कि मेरी वालिदा जब से ये सारा मामला हुआ हुकूमत की तब्दीली का, तो पूछा करती थी कि अब क्या होगा, इलेक्शन कब होंगे, इमरान खान दोबारा कब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो मैं बताता था कि माँ जी अभी कुछ कह नहीं सकते, इस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत बात होती थी वो करता था, और कोशिश होती थी कि क्योंकि वो बड़ी फ़िक्रमंद रहती थी इन हवालों से और बहुत ज़्यादा दीन की तरफ उनका चूँकि रुझान था, तो बस इस तरह की बातें और सियासी तौर पर बस यही इतना ही पूछती थी कि क्या होगा, इमरान खान कब उसको कामयाबी मिलेगी, इस तरह की बातें पूछा करती थी। तो बहरहाल चूँकि आप मेरी फैमिली हैं, सब देखने वाले, तो ये एक जो बड़ा सदमा था, चूँकि बहुत से लोग ये पूछ रहे थे और ज़ाहिर है कि कई लोगों के जहनों में होगा कि क्या वजह थी कि इतने दिन क्यों नहीं मैं वीडियो बना सका, तो उसकी मैंने कहा कि आपको वजह बता दूँ। तो अभी जो इस वक्त हालात हैं उन पर आते हैं कि जनाब अभी आप देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च रवां दवा है अपनी मंजिल की जानिब, और इमरान खान साहब जिस तरह हुकूमत के में होते हुए भी कहते थे कि मैं हुकूमत से निकला तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो वाकई वो नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब वाकई ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। और मुक़्तदर हलकों को, ताकतवर हलकों को अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो वो ज़्यादा उनको मुखातिब कर रहे हैं, उनके हवाले से बात कर रहे हैं, दो टोक। हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि BBC को इंटरव्यू देते हुए कि ISI के सरबराह और DG ISPR की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा ये एक अहमकाना हरकत थी, यहाँ तक उन्होंने बात कह दी है। उन्होंने कहा कि ये सच के कहने पर हुई थी कि जी सच हमने बताना है, तो अगर मैं बताने पर आ गया तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है, तो मुझे इदारा बहुत प्यारा है, फ़ौज हमारी है, तो मैं नहीं चाहता किसी भी किस्म का कोई इदारे को नुकसान हो। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर अगर देखें तो PDM के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। अब वो ये कर रहे हैं कि जिस तरह पहले 4 नवंबर था, फिर 8 नवंबर की तारीख आई, अब 11 नवंबर का कहा जा रहा है इस्लामाबाद में। और फवाद चौधरी साहब ने इसको इस तरह से समअप किया है कि ये हमारा एक तरीका है कि हम तुम्हें थका थका कर मारेंगे, यानी हुकूमत को। अब आप देखिए कि उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार, FC, कंटेनर्स, दीगर इंतजाम कब से किए हुए हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया है। और आप देखें कि पहले ख्याल था कि शायद ये कोई मामला इस तरह से होगा कि जनाब ये सितंबर के एंड पर होगा, फिर जनाब कि जी ये अक्टूबर
में करेंगे, कहीं मिड अक्टूबर तक, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो अब ये नवंबर आ गया, तो तब से वो इंतजामात करते करते हुकूमत भी थक रही है, फिर रूट भी चेंज किए हैं। तो ये थका थका कर मारना, नए नए ऐलानात करना, सरप्राइजेस देना, ये भी एक बड़ी मुश्किल बन चुकी है मौजूदा हुकूमत के लिए। फिर इमरान खान साहब ने 6 सवाल भी सामने रख दिए हैं, ये भी एक हुकूमत के लिए मसला बन गया है। वो 6 सवाल क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत को नोटिस चला गया है कि आप जगह क्यों नहीं दे रहे आइन और कानून के तहत किसी भी शख्स को, तंजीम को हक हासिल है कि कानून के दायरे में रहते हुए उसको एहतजाज की या जलसे जुलूस की इजाज़त है, तो जगह क्यों नहीं दी जा रही, उसकी जगह की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही जलसे के लिए, या अगर धरना भी करना है तो उसके लिए। अब वो नोटिस भी चला गया है। तो इस तरह से जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है, हर तरह से हुकूमत हमें घिरती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपके सामने चंद तफसीलात रखता हूँ इन्हीं हवालों से, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत किस तरह से मुश्किल में है। और फिर आप देख ही रहे हैं कि बुखलाहट में किस तरह की बातें की जा रही हैं। मरीम नवाज साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उसमें किस किस तरह के सवाल हो रहे हैं, वो किस तरह के जवाब दे रही हैं। और इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि भाई वो इस काबिल ही नहीं है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट देखा जाए। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब के मुंह से सच निकल गया कि जी वो बैनर्स जो हैं गुजरांवाला में हम लगा रहे थे, उतरवाए गए, जिसमें यानी इश्तियाल था इमरान खान के खिलाफ, जिस तरह के नारे थे। तो लोगों को जाहिर है जो वहाँ से गुजर रहे हैं, जो उनको अपना लीडर कहते हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन है, तो आप तो उनको इश्तियाल दिला रहे हैं इस तरह के चोर और दीगर नारे लिखकर। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने मान लिया, एडमिट कर लिया कि ये हम लगवा रहे थे। फिर कहा नहीं वो गुजरांवाला के लोग तो खुद इश्तियाल दिलवा रहे थे। और इसलिए फवाद चौधरी ने कहा कि इनके खिलाफ तो अब ये मुकदमा होना चाहिए, FIR होनी चाहिए इश्तियाल दिलाने की, हालात को ख़राब करने की। माजी में हो चुका है, फायरिंग तक के इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन अब तो लोग बड़ी तादाद में थे। फिर हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ की है पंजाब में, ये ज़रा इनको मुश्किल थी। अब जनाब इमरान खान साहब ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ तो तहरीक 10 महीनों तक रहेगी, 10 महीनों तक। यानी ये 10 महीने ये हुकूमत मुश्किल पर और सूली पर जनाब ये लटकी रहेगी। ये पता नहीं क्या होगा, इमरान खान क्या करेगा। जब से हुकूमत में आए हैं आप 7 महीने की इनकी कारकर्दगी देखिए और इमरान खान के 55 से 60 जलसे देखिए, कोई एक दिन इस हुकूमत को सुकून का आ नहीं सका, क्योंकि इन्होंने खुद लोगों का सुकून छीना, महंगाई, बेरोज़गारी और मीशत की तबाही करके और झूठे वादे करके। तो अब ये इनको उल्टा मुश्किल पड़ गई है। इसके साथ आप ये देखिए कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने यह बात कर दी कि एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी से इक़्तिदार में नहीं आना चाहता, तो उन्होंने अपना रास्ता बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट की मैं ज़रूरत नहीं समझता। तो ये एक मिथ जो है उसको भी वो तोड़ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जनाब अब इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया वो एक तो इस तरफ 6 सवालों का है जिसका बड़ा चर्चा है जी, 6 सवाल उन्होंने पूछे। मैं आपके सामने वो 6 सवाल रख रहा हूँ। इन्होंने तो एक तो इलेक्शन का ऐलान अगर नहीं मिलता तो उन्होंने कहा जी 10 महीनों तक तहरीक चलेगी। और इमरान खान आप देख लीजिए दिन दिन पॉपुलर हो रहे हैं। और GT रोड भी उन्होंने नून लीग से छीन ली है। कहते थे नून लीग अब GT रोड की पार्टी रह गई है, तो ये सेंट्रल पंजाब की, तो वो भी अब छीन ली है। GT रोड पर अब इमरान खान ही है, बाकी इलाकों में था ही। अब इन्होंने खिताब जो किया है पंजाब के इलाके गखड़ में, वहां पर इन्होंने कहा जी मेरे 6 सवाल हैं, इनका जवाब दिया जाए। जब मैं वज़ीर आज़म था तो अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू धमकी क्यों दे रहा था? अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? कौन है जो मुल्क में हमारी आज़ादी लेना चाहता है? 3 सवाल हो गए, यानी पहला डोनाल्ड लू वाला, दूसरा अरशद शरीफ साहब को किसने मजबूर किया, तीसरा कौन है जो मुल्क में हमारी आज़ादी लेना चाहता है, चौथा सवाल कौन है जिन्होंने आज़म खान पर तशद्दुद करवाया और FIR का हुक्म दे रहा था? शहबाज गिल पर तशद्दुद करने वाला कौन है? 5वां सवाल इमरान खान ने किया, वो कौन है जो टेलीफोन करके नामालूम नंबरों से लोगों को धमकियां देते हैं? 6वां सवाल ये कि वो कौन है जिसने इन चोरों डाकों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया? कोई गलत फहमी में ना रहे, इस्लामाबाद पहुंचकर ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा हम न्यूट्रल गैर सियासी हैं। तो मेरा सवाल है, अगर आपने न्यूट्रल होने और गैर सियासी का फैसला कर लिया तो आपको साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने से कौन सी चीज़ रोक रही है? फिर यह कि मुल्क लूटने वाले चोरों को खुफिया हाथ की वजह से सजा नहीं दिलवा सका, वो सब अब एक एक करके राज खोल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, अंग्रेजी में कहते हैं स्टेक्स हाई कर रहे हैं। गुजरांवाला में इन्होंने खिताब जब किया इमरान खान साहब ने, तो कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में मेरी पूरी तरह कोशिश थी कि 30 सालों से मुल्क लूटने वाले चोरों को किसी तरह सजा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे
जिसकी वजह से इन्हें सज़ा नहीं होती थी। हमारा मुल्क इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि जी जनरल बाजवा करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। इमरान खान साहब ने ये भी अपने हालिया बयानात में ये बात कही है। ये भी कहा कि जी राना सनाउल्लाह के खिलाफ करप्शन केस में एक अफसर तफ्तीश कर रहा था, मगर पता चला कि इस अफसर ने खुदकुशी कर ली, जिसकी कोई तहकीकात ही नहीं हुई। अपने दौरे हुकूमत में मेरी पूरी तरह कोशिश थी 30 सालों से मुल्क को लूटने वाले चोरों को किसी तरह सज़ा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे जिसकी वजह से हम इन्हें सज़ा नहीं दिलवा पा रहे थे, नहीं होती थी सज़ा, और हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में था ही नहीं। जो नैब को कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में बिजली, डीजल और दीगर अशिया की कीमतें कम थी, मगर जब चोरों को मुसल्लत किया गया कीमतें ऊपर जाने लगी। सबको सवाल पूछना चाहिए कि 6 माह में कौन सी क़यामत आ गई कि तमाम चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गईं। मैं आगे जाकर यह सवाल करूंगा कि इसके जिम्मेदार कौन है, किसने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और इनके सारे केसेस खत्म होना शुरू हुए। एनआरओ मिलने लगा, मरीम नवाज भी बरी हो गई, मरीम का पापा भी वापस आने की तैयारी कर रहा है और शहबाज शरीफ और हमजा के केसेस भी खत्म हो गए। इन्होंने ऐसे कानून बना दिए हैं कि सिर्फ छोटा चोर पकड़ा जाए, जबकि बड़े चोर मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर जाएं तो इनके लिए कोई कानून ही ना हो। अगर कौम अपने हुकूक के लिए खड़ी नहीं होती तो इनको जानवरों की तरह रखा जाता है और जानवरों की कोई हुकूक नहीं होते। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता बल्कि इंसानों के माशरे में होता है, और हम सब इसी इंसाफ के लिए निकले हैं। इन्होंने कहा कि मेरी नज़र में किसी की गुलामी करने से बेहतर है इंसान मर जाए। यहां तक इमरान खान साहब ने कहा है, यानी वो इस हद तक आप देख रहे हैं कि वो संजीदा हैं और गुस्से में हैं। ये तो 6 सवाल और उनके हवाले से बात थी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब ये मामला आगे घसीट कर मारना और चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं, 11 नवंबर तक है। अब उसमें कितने इंतजामात हैं, खर्चा अलग हो रहा है, टेंशन हुकूमत को अलग है, समझ नहीं आ रही क्या करें। राना सनाउल्लाह सिर्फ धमकियों तक महदूद हैं, कुछ उनको समझ नहीं आ रही क्या होगा। लेकिन खौफनाक इतलात भी हैं कि ये कहीं गुजरात में या जेहलम में खुदा न खास्ता हुकूमत कुछ गड़बड़ कर सकती है कि इनको पिंडी तक पहुंचने ना दिया जाए, उससे पहले कुछ यानी इतने हालात ख़राब कर दी जाएँ। तो हुकूमत का ये प्लान है, ये अंदर की खबर मुझ तक पहुंची है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सबको पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर फैसले करने की तौफीक दे। अच्छा जनाब, अब एक और चीज़, इमरान खान साहब ने जो सबसे ख़तरनाक बात की है मेरी नज़र में, वो है BBC को इंटरव्यू देते हैं। मुसलसल इमरान खान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, हर एक को इंटरव्यू दे रहे हैं, मुसलसल मीडिया में नज़र आ रहे हैं, मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, थक नहीं रहे। इन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से हुकूमत में नहीं आना चाहता। अब लगता है कि इसका मतलब है कि जो बैक चैनल पर मुज़ाकरात ये वो अब बिल्कुल तकरीबन ख़त्म है। BBC को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहमकाना थी। अहमकाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सच के नाम पर की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ और आधा सच बोला गया और बात को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। ISI चीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बदकिस्मती है। कभी ISI चीफ इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हर बात और इल्ज़ामात का जवाब दे सकता हूं, जिससे फौज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। हम नहीं चाहते कि फौज के इदारे को नुकसान पहुंचे। लॉन्ग मार्च का एक ही मकसद आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत हो जिससे अवाम मुंतखब करें। ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो इलेक्शन से आए, ऑक्शन से ना आए, ऑक्शन नीलामी से ना आए। जो हुकूमत आई है इसने पैसे खर्च करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, लोगों के ज़मीर खरीद कर पिछली हुकूमत गिराई। इनका एक नुकाती एजेंडा अपनी करप्शन के केसेस खत्म कराना और अपने ऊपर से तकरीबन 1100 अरब के केसेस थे जो इन्होंने ख़त्म करवाए। मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में लाने के लिए बाहर से रजीम चेंज का मनसूबा बनाया गया। इस सिलसिले में साइफर मंजिल आम पर आ चुका है। अवाम क्या चाहते हैं मुझे पता है। मैं अब तक 55 जलसे कर चुका हूँ। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए, तारीख में कभी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ होगा जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। आप यकीन जाने, मुझे अलसुबह एक साहब का फ़ोन आया और बड़े जज्बाती थे और माजी में वो दूसरी जमातों से बड़े स्ट्रांगली वाबस्ता रहे और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि जी ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और ये एक रिकॉर्ड साज, वो कह रहे हैं जी ये लॉन्ग मार्च है। और यानी ये वो लोग हैं जो कई पार्टीज़ को देख चुके हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। और वो तो बड़े जज्बाती हो गए, वो कह रहे थे कि जी दुनिया में ये अपनी तर्ज का एक बड़ा अनोखा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जो जारी है। और जाहिर है कि अभी तो अब 11 नवंबर की तारीख दे दी गई है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है।
तो जो भी होगा, जो अंदर की खबरें होंगी, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप इमरान खान साहब के इन टैक्टिक्स के बारे में क्या कहते हैं कि जिस तरह वो रोज़ाना टैक्टिक्स को चेंज कर रहे हैं, रूट को चेंज कर रहे हैं। कभी था कि जी यानी डस्का और सियालकोट से जाएंगे, फिर यानी दूसरा रास्ता ले लिया और इसको जो आगे लेकर जा रहे हैं, जो बयानात वो देने लग गए हैं, आप इनके बारे में क्या कहते हैं? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।